राजीव, अब सियासत में क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, अब सरकार गठन की ओर ही बढ़ रहे हैं। वही तस्वीर नजर आ रही है, मंत्री कौन होगा, पोर्टफोलियो कौन, किसको कितना क्या मिलेगा, दूसरा इनविटेशन राज्यपाल की तरफ से कब आएगा, यही सब है। लेकिन आखिरी वक्त में जो नाम बदलने की सियासत हो रही है, ये खेल मैं समझना चाह रही हूँ आपसे। देखिए, अब एक तो बात है कि औरंगाबाद में मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं। औरंगाबाद का नगर पालिका का चुनाव हुआ था जब वहां पर शिवसेना को आज के 30 बरस पहले 1988 में करीब तब वहां पर विजय रैली को संबोधित करते हुए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अब ये संभाजी नगर होगा। और उसके बाद वहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया। यहाँ की जो शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार है उसने उसको सहमति दे दी, लेकिन हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट में सरकार जीत गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, वहाँ भी सरकार जीत गई, लेकिन तब तक सरकार पलट गई और कांग्रेस एनसीपी सरकार ने इसको इस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, वो जहाँ के तहाँ रह गई। अब सवाल ये उठता है कि कल जब शिवसेना के 4 मंत्री, कैबिनेट के 4 मंत्री अनिल परब, सुभाष देसाई, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे खुद कैबिनेट की मीटिंग अंतिम में बैठे थे और 2 कांग्रेस के मंत्री थे जो बाद में चले गए थे, तो 4 ही मंत्रियों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया जाए। अब ऐसे समय में लिया, अब नई सरकार आएगी तो उस पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कोई फैसला करेगी। और इसका क्रेडिट हमेशा ये कि हम हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़े। हालांकि आपने देखा अबू हाशिम आजमी ने उसका विरोध भी किया। हम हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़े। जो लोग, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल उठाएंगे कि 2.5 साल सरकार में तो आपने फैसला नहीं लिया, अंतिम कैबिनेट की बैठक में लिया। शिवसेना ये कह सकते हैं कि आपकी भी 5 साल की सरकार थी, आप भी मुख्यमंत्री थे, हम आपकी सरकार में थे, तो आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में विपनेश, मैं अभी भी कहता हूँ, पूरा खेल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कब क्या हो जाए महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से सटे गोवा में, आप समझ नहीं सकते। ये समंदर के किनारे के जो राज्य हैं 2, इनमें उथल पुथल बहुत होती रहती है। अब अगर आप देखें, जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार हुई थी, तो सुबह सुबह भोर में 4 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, एनसीपी ने शपथ ग्रहण किया था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का। तो एनसीपी बीजेपी एनसीपी के साथ सरकार बना चुकी है, शपथ ग्रहण कर चुकी है। वो भले सरकार 3 दिन के लिए चली हो, देश में ये भी एक इतिहास बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। लेकिन वही बात यह है कि आप गठबंधन में रामविलास पासवान जब कांग्रेस के साथ जाते थे तब कम्युनल सेकुलर हो जाते थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते थे तब कम्युनल हो जाते थे। जब आपके साथ कोई आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 जो शुरुआती 90 के दशक में 3 उसके एक तरह से सहयोगी, संस्थापक सहयोगियों में अगर कहा जाए, शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू, इन 3 पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत योगदान दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 पार्टियों को कहां ले आकर खड़ा कर दिया है, ये अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल भी सोच रहे होंगे, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी सोच रहे होंगे, और नीतीश कुमार के माथे पर शिकन तो आप जानती ही हैं। कल का डेवलपमेंट हुआ है, झारखंड और पटना के बीच में अब सियासी हलचल होने वाली भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी संस्थापक दल थे, वो आज किस स्थिति में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी कहां पर पहुंची है। अशोक जी ने सही बात कही, या तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और अगर हारती है तो सरकार बनाती है। अशोक जी, आती हूँ आपके पास। शनि दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए। मैं एक अपडेट जल्दी से गोवा से ले लेती हूँ क्योंकि वहां पर सबकी नजर है। प्रशांत, कोई समय अब निर्धारित हुआ कितने बजे निकलेंगे सभी बागी विधायक मुंबई के लिए? क्या हलचल? देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी बैठक चल रही थी और ये बैठक अभी भी चल रही है। और विधायक जितने भी हैं सब होटल के लॉबी में पहुंचे थे, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जो वहाँ पे एक हॉल है, कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पर उनकी बैठक चली और जिसमें आगे की रणनीति बनाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि विपनेश, यहाँ का वेदर काफ़ी ख़राब है और लगातार सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो आगे का जो सारी चीज़ें हैं, रणनीति बनाने के बाद बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अगर इस वेदर में क्या फ़्लाइट्स भी टेक ऑफ हो पाती है कि नहीं हो पाती है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोपहर के बाद किसी भी समय एक यहाँ से
जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो मुंबई की तरफ रवाना हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है, लेकिन ये सब सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि हम जिन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी के फोन स्विच ऑफ हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ खबर अंदर से निकलकर जरूर आएगी। ठीक है प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा। अश्विनी जी मैं आपके पास आऊं। अशोक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी बोलिए प्लीज। सर ये बातें तो राजीव जी ने कह दी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये कह रहे थे कि हम बाकी राज्यों की बात नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में जो 106 विधायक है उनमें से 50 विधायक ऐसे हैं जो एनसीपी से आए, जो कांग्रेस से आए वो। और उससे भी बड़ी बात, यदि ये कहते हैं कि नेचुरल अलायंस की ये सरकार थी, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ था, तो फिर देवेंद्र फडणवीस की वो 80 घंटे की सरकार जो अजित पवार के साथ बनाई थी, क्या वो विश्वासघात नहीं था? तब एकदम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी वो एकदम हिंदुत्व वाली पार्टी हो गई थी। जिसके भ्रष्टाचार के एक बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट औरंगाबाद बेंच पर ले गए थे देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस का वो ऐतिहासिक भाषण वहां पे औरंगाबाद में कि अजीत दादा जेल जाएंगे, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। उसके बाद क्या हुआ, नतीजा आया, उसे अजित पवार के साथ जो भ्रष्टाचार के महामेरू थे, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सेनानी माने जाते थे महाराष्ट्र में, ये देवेंद्र फडणवीस कहते थे, उन्हीं के साथ सरकार बनाई, वो डिप्टी मुख्यमंत्री हो गए। फिर अजित पवार चक्की पिसिंग, देवेंद्र फडणवीस आटा खाई। उसके बाद क्या हुआ, सरकार गिर गई। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने देखा कि वो विपक्ष में आ गए, अजित पवार फिर सत्ता पक्ष में गए, फिर अजित पवार भ्रष्ट हो गए। तो अजित पवार 80 घंटे के लिए भ्रष्टाचार मुक्त थे, क्योंकि उन्होंने 80 घंटे के लिए वॉशिंग मशीन में एंट्री की थी, लेकिन खुद को पूरा धुला नहीं पाए और बाहर आना और मुझे लगता है अशोक जी इतनी सी बात से ही तुहिन सिन्हा साहब समझ गए हैं, इसलिए उंगली उठा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वकील जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अब सर्वोच्च अदालत का तो रोल खत्म हो गया है, इसी के बाद क्या अभी है? 11 तारीख तक का इंतजार करें? देखिए, इन प्रिंसिपल अगर देखें तो क्वालिफिकेशन के बाद पिटीशन इनफ्रैक्चुअल नहीं हुई है। हालांकि स्पीकर का सोल प्रोरोगेटिव होता है, जैसा कि अभी अशोक वानखेड़े जी बता रहे थे कि कितने दिनों में पिटीशन को डिसाइड करना है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर हम सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को देखें, रिकमेंडेशंस को देखें, तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी आई थी कि स्पीकर को टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करने के लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, या ये भी कहा कि ट्रिब्यूनल एक ऐसा इस्टेब्लिश कर देना चाहिए ताकि जो इनका स्पीकर्स का सोल प्रोरोगेटिव है डिस्क्वालिफिकेशन शेड्यूल 10 में डिसाइड करने का, वो उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड नहीं करें। होता क्या है, पावर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन उनकी जो एलिजियंस होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को या तो रख देते हैं या इमीडिएटली डिसाइड कर देते हैं। और चूंकि संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि फ्लोर के मामले में, हाउस के मामले में अदालतें नहीं इंटरफेयर करती हैं, अदालतों के मामले में हाउस ने इंटरफेयर कर, दूसरे का लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का सम्मान होता है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करने के लिए, और शेड्यूल 10 में जो डिस्क्वालिफिकेशन के इंग्रेडिएंट्स है उनको रियल मायने में ग्राउंड पर इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है कि कुछ अलग जैसी व्यवस्था हो। दूसरा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे गुट कहता है कि उसके पास 37 से ज्यादा एमएलए का समर्थन है, तो सदन के अंदर तो उस शिवसेना के लिए गवर्नर उसको मान्यता दे देंगे, क्योंकि नियम के अनुसार स्पीकर मान्यता दे देंगे उस गुट को। लेकिन सवाल ये होगा, इंपॉर्टेंट सब पहलू ये होगा कि क्या उनको सिंबल भी मिलता है, क्या शिवसेना पर वो दावा ठोक पाते हैं? इसके लिए उनको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास। और ये इसका जिक्र अश्विनी जी, अशोक जी ने भी किया था कि सिंबल की लड़ाई तो खैर वहां से तय नहीं होगी, चुनाव आयोग जाना ही होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में शामिल होने के लिए। आगे आपको जल्दी बताएंगे कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, उधर से बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री बनेंगे, शिंदे गुट से कितने मंत्री बनेंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है, सरकार कैसे बन रही है, सब कुछ सबसे पहले न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।